शहर का नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि ऐसे शहर हर जगह होते हैं जहां ऊंची इमारतें हैं पर दिल छोटे होते जा रहे हैं। शाम का वक्त था। ऑफिस से लौटते भीड़, हॉर्न का शोर और फुटपाथ पर बैठी जिंदगी। उसी फुटपाथ के एक कोने में हर दिन एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता था। फटे हुए कपड़े, धूल से सनी चादर, सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर। लेकिन उसकी आंखें अजीब थी। उनमें न गुस्सा था, न लालच, न ही बेबसी। बस एक ठहराव था, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उसके सामने एक पुरानी स्टील की कटोरी रहती थी, कभी इसमें 2 सिक्के, कभी 5, कई बार कुछ भी नहीं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो किसी से भीख नहीं मांगता था, ना ही हाथ फैलाता, ना ही आवाज़ देता। अगर कोई रुककर पूछता, बाबा कुछ चाहिए, तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, जो देना हो खुशी से देना बेटा। लोग अक्सर अजीब नज़रों से देखते, कुछ हंसते, कुछ कहते ड्रामा करता है, पर कोई नहीं जानता था कि वो चुप क्यों है। एक दिन एक बच्चा उसके पास बैठ गया। बोला, बाबा आप काम क्यों नहीं करते? बूढ़ा मुस्कुराया, धीरे से बोला, कभी मैं काम देने वाला हुआ करता था। बच्चा समझ नहीं पाया, उठकर चला गया। पर बूढ़े की आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। उसी शाम चौराहे पर पुलिस की जीप आकर रुकी। सायरन की आवाज़ से लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। जीप से उतरा इंस्पेक्टर राघव सिंह। उम्र करीब 35 साल, तेज चाल, कड़क आवाज़ और आंखों में वो घमंड जो वर्दी पहने ही आ जाता है। उसकी नज़र सीधे फुटपाथ पर बैठे उस बूढ़े पर गई। राघव का चेहरा तमतमा गया। ये क्या है? कितनी बार कहा है यहाँ भीख नहीं मांगनी। बूढ़े ने सिर उठाया, शांति से राघव की तरफ देखा और वो आंखें एक पल के लिए राघव को असहज कर गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे परख रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा हावी हो गया। यहाँ उठ यहाँ से, बूढ़ा धीरे से बोला। बेटा अभी चला जाऊँगा बेटा। राघव तिलमिला गया। तू मुझे बेटा बोलेगा? तेरी औकात क्या है? लोग रुकने लगे, कोई मोबाइल निकालने लगा। एक आदमी बोला, साहब बूढ़ा आदमी है, जाने दीजिए। पर राघव के कान बंद थे। उसने बूढ़े का कॉलर पकड़ा। अब भीख मांगने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े की कटोरी गिर गई, सिक्के सड़क पर बिखर गए और फिर थप्पड़ इतना जोरदार कि बूढ़ा सड़क पर गिर गया। भीड़ सन। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बूढ़ा रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, वो धीरे धीरे उठा और मुस्कुरा दिया। राघव चौंक गया। हंस क्यों रहा है? बूढ़ा बोला, क्योंकि आज भी वर्दी को लगता है कि ताकत उसी के पास है। राघव ने सिर फिर हाथ उठाया, लेकिन तभी राघव एक भारी सख्त आवाज़, भीड़ चिरती हुई। एक और गाड़ी रुकी। उसमें से उतरे एसपी मेहरा। उनकी नज़र सीधे बूढ़े पर पड़ी और वही उनके चेहरे का रंग बदल गया। एसपी मेहरा की गाड़ी रुकते ही चौराहे पर जैसे सन्नाटा छा गया। लोगों के मोबाइल अब और ऊपर उठ चुके थे। सबको लग रहा था अब इंस्पेक्टर राघव को शाबाशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही एसपी मेहरा की नज़र फुटपाथ पर गिरे उस बूढ़े पे पड़ी, उनके कदम रुक गए। उनका चेहरा सख्त नहीं रहा, आंखों में हैरानी थी और कहीं ना कहीं डर भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। राघव ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, सर, ये आदमी यहाँ भीख मांग रहा था, कानून तोड़ रहा था। मैं बस चुप। एसपी की आवाज़ भारी थी। उन्होंने राघव को नहीं, सीधे बूढ़े को देखा। कुछ पल तक वो बस उसे देखते रहे, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोले, आप यहाँ? भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। आप जानते हैं इसे? राघव ने फुसफुसाकर पूछा। राघव के माथे पर पसीना आ गया। सर, आप इन्हें पहचानते हैं? एसपी मेहरा ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, चश्मा ठीक किया और फिर बोले, इन्हें भिखारी कहना इनका अपमान है। राघव की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि ये है जस्टिस आदित्य वर्मा। पूरा पूरा चौराहा सन। कुछ लोगों ने नाम सुना था, कुछ ने अखबारों में पढ़ा था और कुछ ने टीवी पर देखा था। वो जज जिसके फैसले से मंत्री तक कांपते थे। राघव की आंखें फटी रह गई। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है?
ये तो भिखारी है। जस्टिस आदित्य वर्मा धीरे से खड़े हुए। उनकी कमर झुकी हुई थी, पर आवाज़ में अब भी वजन था। महरा, उन्होंने एसपी की तरफ देखा। इन्हें सच मत बताओ। राघव और घबरा गया। सर, ये क्या कह रहे हैं? ये आखिर है कौन? एसपी मेहरा ने एक पल रुककर कहा, ये वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे सिखाया था कि वर्दी से बड़ा कानून होता है। भीड़ में सन्नाटा और गहरा गया। राघव का दिल घूमने लगा। पर ये यहाँ इस हालत में जस्टिस हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी खुद चुनी है। एसपी मेहरा ने बोलना शुरू किया। करीब 5 साल पहले इन्हीं देश का सबसे ईमानदार जज कहा जाता था। इनका एक बेटा था, अर्जुन वर्मा। राघव का दिल जोर से धड़का। एक सीधा साधा लड़का जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता था। एक रात एसपी की आवाज़ भारी हो गई। अर्जुन को एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। भीड़ में सिसकियाँ सुनाई देने लगी। जस्टिस की आंखें पहली बार नम हुई। मैंने केस उठाया, जस्टिस बोले। मैंने सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने सबूत मिटा दिए। एसपी ने राघव की तरफ देखा, और उस ऑपरेशन में एक नाम था। राघव का गला सूख गया। इंस्पेक्टर राघव सिंह। राघव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तो बस ऑर्डर फॉलो किया था। जस्टिस की आवाज़ अब सख्त थी। यही सबसे बड़ा अपराध होता है बेटा, सोच बंद करके ऑर्डर मानना। राघव घुटने के पल बैठ गया। सर, आप जानते थे तो फिर आपने सब छोड़ क्यों दिया? जस्टिस आदित्य वर्मा धीरे से बोले, क्योंकि मुझे जानना था, जब एक इंसान अपनी पहचान, अपनी इज्जत, अपना नाम सब खो देता है, तब क्या कानून उसे इंसाफ समझता है? उन्होंने राघव की आंखों में देखा। आज मुझे जवाब मिल गया। भीड़ खामोश थी, हवा भी जैसे थम गई थी, और राघव को पहली बार वर्दी बोझ लगने लगी। चौराहे पर सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी सांस रोक कर खड़ी हो। लोग अब वीडियो नहीं बना रहे थे, सब बस सुन रहे थे। राघव अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी एक बात धीरे धीरे उभरने लगी। 5 साल पहले बरसात की रात थी। अंधेरा, सन्नाटा और जीप की तेज़ हेडलाइट। राघव का तब नया नया इंस्पेक्टर बना था। पहली बड़ी पोस्टिंग, ऊपर से सीनियर अफसरों का दबाव। एक नक्सली खतरनाक है, ऑर्डर है, आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। राघव ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल पूछने वाले या तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं या सिस्टम से बाहर। उस रात एक लड़का पकड़ा गया था, नाम अर्जुन वर्मा। हाथों में हथकड़ी, आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा। मैं निर्दोष हूँ, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। राघव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने फाइल देखी। ऊपर लाल स्याही में लिखा था, एनकाउंटर अप्रूव्ड। और फिर गोली चल गई। अगले दिन अखबार में छपा, खतरनाक नक्सली ढेर। राघव को मेडल मिला, प्रमोशन मिला, और ज़िंदगी आगे बढ़ गई। वर्तमान में वापसी। याद आया। जस्टिस आदित्य वर्मा की आवाज़ राघव को वर्तमान में ले आई। राघव का सिर झुक गया। सर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका बेटा है। जस्टिस की आंखें लाल थी। अगर मेरा बेटा नहीं भी होता तो भी निर्दोष था, और तुम जानते थे कि वो निर्दोष है। राघव कांप गया। हाँ, मुझे शक हुआ था, लेकिन मैंने चुप रहना सुना। भीड़ में किसी ने कहा, कायर। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। सबसे बड़ा ट्विस्ट। एसपी मेहरा ने धीरे से कहा, राघव, तुम जानते हो ये जस्टिस यहाँ क्यों बैठे थे? राघव ने सिर हिलाया। नहीं सर। जस्टिस ने खुद जवाब दिया, मैं भीख मांगने नहीं आया था, मैं इंतज़ार कर रहा था। राघव ने चौंक कर देखा। किसका सर? जस्टिस की आवाज़ भारी थी। तुम्हारा। पूरा चौराहा सन। मुझे पता था, जस्टिस बोले, कि तुम यहीं पोस्टेड हो। मुझे पता था कि तुम रोज़ इसी रास्ते से गुजरते हो, और मुझे ये भी पता था कि जिस दिन तुम एक भिखारी पर हाथ उठाओगे, उसी दिन तुम खुद के सामने नंगे हो जाओगे। राघव की रूह कांप गई। तो ये सब जानबूझकर? जस्टिस ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता था कि 5 साल में तुम बदले या नहीं, लेकिन आज, उन्होंने टूटती आवाज़ में कहा, आज भी तुम वही हो। राघव ने कांपते हाथों से अपनी टोपी उतार दी। सर, अगर सज़ा चाहिए तो दे दीजिए। जस्टिस ने उसकी तरफ देखा। सज़ा मैं नहीं दूंगा, सिस्टम देगा। उन्होंने एसपी मेहरा की तरफ देखा। मेहरा समझ चुके थे। मैं रिपोर्ट लिखूंगा,
फिर केस फिर से खुलेगा। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। और हाँ, जस्टिस बोले, इस बार कोई फाइल नहीं जलेगी। भीड़ में पहली बार तालियां नहीं, आंसू गिरे। राघव ने आखिरी बार पूछा, सर, आपने मुझे मारा क्यों नहीं? आप चाहते तो वही बदला ले सकते थे। जस्टिस आदित्य वर्मा धीरे से बोले, क्योंकि बदला मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। और इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसे उसके अपराध के साथ जिंदा छोड़ देना, वो असली सज़ा है। राघव टूट चुका था। जस्टिस ने भीड़ की तरफ देखा। आज आपने देखा कि भिखारी कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर होता है वो इंसान जो ताकत पाकर इंसानियत भूल जाए। वो मुड़े, धीरे धीरे चौराहे से दूर चले गए। उनकी कटोरी वही रह गई, खाली। जस्टिस आदित्य वर्मा की पीठ भीड़ की तरफ थी। उनके कदम धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ चौराहे पर खड़े हर इंसान के दिल में कुछ टूट रहा था। राघव अब भी जमीन पर बैठा था। वर्दी भारी लग रही थी। ऐसी वर्दी जिस पर उसे कभी गर्व था, अब बोझ बन चुकी थी। राघव अचानक खड़ा हुआ। उसने जोर से कहा, सर रुकिए। जस्टिस रुके नहीं। राघव दौड़कर उनके सामने आया, उनके सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरा चौराहा सन। एक इंस्पेक्टर वर्दी में सड़क पर झुका हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव रो रहा था। मैंने सिर्फ आपके बेटे को नहीं मारा, मैंने अपने अंदर के इंसान को भी मार दिया था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। हर रात वही चेहरा दिखता है, हर रात वही गोली। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सांस ले रहा हूँ। जस्टिस ने उसकी तरफ देखा। लंबी खामोशी, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोले, माफ़ी मांगने से मरे हुए जिंदा नहीं होते राघव, लेकिन अगर तुम्हारी माफ़ी किसी और निर्दोष की जान बचा दे तो शायद मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। ऐसी मेहरा आगे आए। सर, मैंने पूरी रिपोर्ट लिख दी है। केस दोबारा खुलेगा। एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ तो दोषियों को सज़ा मिलेगी। राघव ने सिर झुका लिया। मुझे मंजूर है, जो सज़ा मिले। भीड़ में किसी ने कहा, अब इंसाफ होगा, लेकिन जस्टिस ने सिर हिलाया। इंसाफ तब होगा जब अगली बार कोई वर्दी किसी बेबस पर हाथ उठाने से पहले सोचे। जस्टिस ने अपनी पुरानी फटी चादर उतारी। उसके नीचे सादा सा कुर्ता था। उन्होंने चौराहे के बीच खड़े होकर कहा, आज से मैं फिर से जज नहीं बनूंगा। सब चौंक गए। मैं कानून की कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं कर पाया, तो अब सड़क पर रहकर करूंगा। उन्होंने भीड़ की तरफ देखा। मैं देश के हर उस चौराहे पर बैठूंगा जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। मैं भिखारी बनकर सच दिखाऊंगा। कुछ ही दिनों में खबर पूरे देश में फैल गई। फर्जी एनकाउंटर केस दोबारा खुला। राघव निलंबित हुआ, गिरफ्तार हुआ, कोर्ट में खड़ा सिर झुकाए। जस्टिस आदित्य वर्मा कभी गवाह बने, कभी चुपचाप सुनते रहे। अब फैसला आया, आजीवन कारावास। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। राघव ने बस इतना कहा, ये सज़ा कम है। अंतिम मुलाकात। जेल में एक दिन एक बूढ़ा मिलने आया, फटी चादर में। राघव ने पहचान लिया। सर, जस्टिस ने कहा, आज मैं भिखारी नहीं, बस एक पिता हूँ। राघव रो पड़ा। आपने मुझे इंसान बना दिया। जस्टिस ने सिर हिलाया। नहीं, तुम खुद बने, देर से लेकिन बने। सालों बाद लोग कहते हैं, देश के कई चौराहों पर आज भी एक बूढ़ा भिखारी बैठा मिलता है। वो भीख नहीं मांगता, बस देखता है। और जो ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देख ले, वो बदल जाता है, क्योंकि वो भिखारी नहीं है, वो सच है। और सच जब सड़क पर उतर आता है तो वर्दियाँ भी झुक जाती है।